सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आ जाए चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। मगरबी जमहूरियत किसी भी मुआशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है। करप्शन से एलीट तबका फायदा हासिल करता है और गरीब मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आ जाए चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। वो चीनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। मगरबी जमहूरियत किसी भी मुआशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि करप्शन से एलीट तबका फ़ायदा हासिल करता है और गरीब मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनका कहना है कि पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आ जाए चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। मगरबी जमहूरियत किसी भी मुआशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि करप्शन से एलीट तबका फ़ायदा हासिल करता है और गरीब मुतासिर होता है। जितना भी दबाव आ जाए चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम बेहतर होने का भी कहा है। आपको बताते चलें कि इंतखाबी जमहूरियत में 5 साल की मनसूबाबंदी की जाती है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि चीन के निज़ाम हुकूमत में लचक है। हमारे मुआशरे में निज़ाम की तब्दीली मुश्किल है। मगरबी जमहूरियत किसी मुआशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है। अमरीकी सदर को सख्त मेहनत जद्दोजहद नहीं करना पड़ती। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। मगरबी मीडिया की कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि जितना भी दबाव डाला जाए पाकिस्तान पर चीन से ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कसूरी साहब, वज़ीर आज़म का कहना है कि चीन के निज़ाम हुकूमत में लचक है, जबकि हमारे मुआशरे में निज़ाम की तब्दीली मुश्किल है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, रिपीट करेंगी? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा रिपीट। कसूरी साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से आज चीनी मीडिया को इंटरव्यू में ये कहा गया है कि चीन का जो निज़ाम हुकूमत है उसमें लचक है, हमारे मुआशरे में निज़ाम की तब्दीली मुश्किल है। आप क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म जो है निज़ाम में कैसी तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली क्यों मुश्किल है? देखिए, जो उन्होंने चीन में जो तरक्की की है तो सारी दुनिया के सामने है। वो एक पार्टी के नीचे हुई है जिसमें पॉलिसी का तसलसल है। हमारे यहाँ जो है वो निज़ाम है नहीं। तो पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, यानी जो जो ममालिक बरतानिया के तसल्लुत में हैं वहाँ पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम बरतानिया में तो उसकी बहुत जड़ें थी, लेकिन उसे 150-200 साल लगे थे। यहाँ अभी तक बदकिस्मती से जिस तरह वो आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। हुकूमतें जल्दी जल्दी बदलती हैं, और तो और अगर बदले तो पहला काम वो ये करती हैं कि माजी की हुकूमत को कह देती है इसने बिल्कुल गलत किया, उसके प्रोजेक्ट छोड़ देती हैं, उसे कौमी खजाना ज़ाया हो जाता है, फिर पॉलिसी का तसलसल खत्म हो जाता है। तो जो आपने एशिया में भी देखा, ऐसे ममालिक जहाँ कम्युनिस्ट निज़ाम नहीं है, जिन्होंने ज्यादा तरक्की की, वो आपके सामने मलेशिया है और आपके सामने सिंगापुर है और थाईलैंड भी एक है। इन ममालिक ने, इनमें मसल महातीर मोहम्मद 25-30 साल रहे हैं। ली कुआन यू सिंगापुर के तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए इक़्तिदार में ही रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी किस्मत बदल दी है। तो इससे जो चीज निकली, नतीजा ये है कि जिस निज़ाम में पॉलिसी का तसलसल ना हो वो उस नौयत की तरक्की कर नहीं सकता। ये मकसद था, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो हम कहते हैं स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल नहीं है। आइन भी है,
کہ جی ہم ایسا سسٹم لے آئیں جب تک قوم اس کے لیے راضی نہ ہو سکتا ہے قوم ایک وقت میں اگر ان کو بتایا جائے سمجھایا جائے تو سسٹم یعنی پریزیڈنشیل کی طرف آیا جا سکتا ہے جس میں کا تسلسل ایک حد تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے سسٹم میں تبدیلی ضروری ہے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب آپ کے وقت کا. وزیر اعظم عمران خان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. It's not going to happen that if Pakistan if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. The CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy. And we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. بجلی بحران کی بات کریں تو ملک میں بجلی کا شدید بحران سر اٹھانے لگا ہے. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. بجلی کی مجموعی پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہے جس کے بعد بجلی کا بحران شدید ہو گیا ہے. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی مجموعی پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہے اور بجلی کا جو شارٹ فال ہے 6,000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد ملک میں بجلی کا بحران شدید ہو چکا ہے. گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. مجموعی پیداوار جو ہے بجلی کی وہ 19,000 میگا واٹ ہے جبکہ بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے اور بجلی کا جو شارٹ فال ہے 6,000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد بجلی کا شدید بحران جو ہے سر اٹھانے لگا ہے. کراچی میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا. کئی گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے. شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے محمد کامران سے جان لیتے ہیں. کامران بتائیے گا. بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کورنگی ناصر جم کے مقام پہ جہاں پہ جو دن بدن جو گرمی ہے اس کا زور بھی بڑھتا جا رہا ہے. سخت گرمی اور حبس میں غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ تاحال بھی جاری ہے. یہاں پہ ہمارے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی بتانا تھا کہ صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اور اس کے بعد شام کے ٹائم 3 سے 4 گھنٹے اور اس کے بعد رات 2 بجے بھی لائٹ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو روزانہ کی جو زندگی ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. رات کو سو نہیں پاتا, دن میں سو نہیں پاتے اور دن میں جو کام کاج ہیں اس میں جا نہیں پاتے. اسی وجہ سے ان کو کافی اذیت کے ناک ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس طرح کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں کورنگی ہے, گلستان جوہر ہے, گلشن اقبال ہے, ملیر, لانڈی, لائن دریا, کراچی کے اس طرح بیشتر علاقے ہیں جہاں پہ دن ہو یا رات ہو شام ہو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو لوگ ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے کامران, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور کی بھی صورتحال بدترین ہے. لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا. طلب و رسد میں فرق ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا ہے. یہاں پر کیا صورتحال ہے اور شہری کیا کہتے ہیں شاہد سپرا سے جان لیتے ہیں. شاہد سپرا بتائیے گا. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی غیر اعلان لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پہنچ چکا ہے جس کی بنیاد پر صارفین کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر گزشتہ شب کی بات کی جائے تو گزشتہ رات لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے متعدد جو گریڈ اسٹیشنز ہیں وہاں سے گھریلو صارفین کے 11 kV فیڈرز نکال کر بدترین لوڈ شیڈنگ کی گئی اور رات بھر جو صارفین ہیں وہ انہوں نے کافی دشواری میں اس وقت گزارا. اسی طرح اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی وہی حالات ہیں کیونکہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. صارفین کی جانب سے بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف گرمی ہے اس سے صارفین پریشان ہیں لیکن دوسری جانب
बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है उन्होंने भी उनका जीना महाल कर रखा है। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लाहौरिये जो है वो परेशानी में मुब्तला है। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरी बिलबिला उठे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। लाहौर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। शदीद गर्मी में बिजली भी गायब हो गई है। कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस जो है शहरी परेशानी से दो चार हैं और मुख्तलिफ इलाके हैं लाहौर के जहां पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सड़क को ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा है शहरियों की जानिब से बिजली की बंदिश के खिलाफ। सारा कुछ ही चोर, चोर सरकार। आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शदीद बहरान है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट है और इसके बाद जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। ज़राए पावर मुल्क में बहरान जो है सर उठाने लगा है। कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग, इसके बायस शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मजमूई पैदावार बिजली की 19,000 मेगावाट है, ज़राए पावर डिवीजन की जानिब से बताया जा रहा है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरह उनको सुना गया लेकिन वोट लोगों ने बल्ले को दिए, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत बनेगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था, आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। लास्ट 3 क्वेश्चन। बड़ा सख्त स्टांस लिए तो डेफिनेटली इंटरनेशनली इसका बहुत सीरियस जो है वो दबाव आना है हुकूमत के ऊपर, उसको किस तरह टैकल। हम किसी से, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, हम अमेरिकन और यूरोप के साथ भी, सारी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ, चीन के मसले को स्टेक पे रख कर नहीं चाहते। हम चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सबसे बड़ी सियासत अगले 96 महीने में होने जा रही है अफगानिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो। और मेरा दिल से यकीन है और मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान, इमरान खान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं और इसके लिए अगर हम किसी कतर या और मुल्क से भी राब्ते में रख कर ये करना पड़े, ये मेरी तजवीज़ है, ये ना हो कि कल इसको कह दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। और रिकन्सिलेशन अफगानिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी अमन। जिस तरह हमने किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। शेख साहब, लाहौर में वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, 12 लोगों से ताने माने हम सायम मालिक से मिले थे, उसके बारे में भी आप देखें। लाहौर के वाक़े में मैं पंजाब पुलिस को क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने केस पकड़ लिया। कराची में से भी हमने कुछ लोग पकड़े हैं। हसास रॉ जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता और इसके साथ कुछ और कुव्वतें भी हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान की मौजूदगी में जो कहते थे ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वहाँ उन्होंने 4% ग्रोथ दिखा के लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है। वो परेशान है और इसका क्रेडिट तीनों वज़ीर ख़जाना को जाता है जो पहले थे। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बंदा चला जाए तो उसका एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं हफीज़ शेख को भी उसका क्रेडिट देता हूँ और असद उमर को भी देता हूँ और शौकत तरीन को भी देता हूँ और इमरान खान की वीएन को देता हूँ। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन
اب فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیس بھی بہت ٹرینڈ ہو چکی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت کی اس حوالے سے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ہم پروٹیکٹ کرنے کی پوری پالیسی رکھتے ہیں. ہمیں پچھلے 20 سال سے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی پاک عظیم افواج جو ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ ہم نے 88% کابل کو فینسنگ کی ہے, 46% ایران کی ہے. یہ 100% ہو جائے گی 2 مہینے تک, اور ایران کی اگلے اس سال کے آخر تک 100% ہو جائے گی. اس فینسنگ کے بعد جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ہم پہ کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے, لیکن انٹرنل ایلیمنٹس پہ نظر ہے. انٹرنل دنیا میں سب سے اہم سوال, میں انڈین وزارت داخلہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ہمارا کشمیر کے ڈرونز میں, جموں کے ڈرون میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنی کووڈ کی ناکامی کی وجہ سے انڈین وزارت داخلہ پاکستان پر الزام لگا رہی ہے. میں پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ شیورٹی دیتا ہوں. ملک میں جہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہے, وہیں ڈالر کی اڑان بھی اونچی ہو رہی ہے. صدر ہول سیل گروسری ایسوسی ایشن عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے اشیاء ضروریہ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے وسیم افتخار. وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2021-22 کا بجٹ آ بھی چکا ہے اور قومی اسمبلی میں یہ بجٹ منظور بھی ہو چکا ہے. تاہم ہم جانتے ہیں کہ اس بجٹ میں جو دعوے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا, ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ سستی کی جائیں گی, کیا وہ سستی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اور ڈالر کی جو اس وقت اونچی اڑان دیکھتے جا رہی ہے اس کے کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں ضروریات زندگی کی اشیاء پر؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہول سیلر گروسری ایسوسی ایشن. کن سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی موجودہ صورتحال میں جو ہم لوگ جو بیسک ہے ہماری, ہم زرعی کنٹری ہیں نہیں. تقریباً 90% ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ڈالر کی وجہ سے افیکٹ آ چکا ہے. ابھی 152 کا ڈالر 158 پہ پہنچ چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز 5-10% مہنگی ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں. بجٹ میں یہ سنا جا رہا تھا کہ کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ چھوٹ واپس لی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نتیجے میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو اینیمل فیڈ پہ انہوں نے GST لگائی ہے, اور دوسرا پولٹری فارم کی جو فیڈ ہے اس پہ بھی انہوں نے GST لگائی ہے. اس سے گوشت بھی مہنگا ہوگا اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا ہوگا. دالوں میں افیکٹ آئے گا ڈالر کا, وہ بھی مہنگا ہوگا. تیل گھی پہ بھی مہنگا ہوگا, اور جو تیل پہ 13% جو انہوں نے ابھی اضافی ٹیکس لگایا ہے اس سے تقریباً 12-13 روپے کلو ہول سیل میں فرق آئے گا تیل پہ بھی. جی یہ تھے حاجی عبدالرؤف صاحب, جن کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ 5% تک مہنگی ہو گئی ہیں, جبکہ یہی صورتحال رہی تو ان کا کہنا ہے کہ بقرعید میں جو ضروریات زندگی وسیم افتخار, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے, کراچی پورٹ قاسم پر LNG ٹرمینل پر ری گیسیفیکیشن یونٹ کی تبدیلی کا کام مکمل ہو گیا ہے. LNG ٹرمینل حکام کا کہنا ہے کہ کل سے LNG ٹرمینل سے گیس کی سپلائی آہستہ آہستہ شروع کر دی جائے گی. تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے. اشرف, بتائیے گا. جی 24 نیوز نے پہلے بھی بتایا تھا, اور جو گیس بحران جو بڑا ہو گیا تھا اب اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. پورٹ قاسم پر جو اینگرو LNG ٹرمینل کا جو ری گیسیفیکیشن یونٹ تھا وہ اس کو کام مکمل ہو گیا ہے, تبدیلی کر دی گئی ہے, اور پورٹ قاسم پر LNG ٹرمینل پر کمیشننگ ایکٹیویٹی کا کام جاری ہے. اور یہاں پہ امید کی جا رہی ہے, توقع کی جا رہی ہے کہ کل سے LNG ٹرمینل سے گیس کی سپلائی آہستہ آہستہ شروع کر دی جائے گی. اور یہ یونٹ جو ہے اس میں سالانہ مرمت ہوئی تھی, اس کی وجہ سے 600 MMCFD گیس کی کمی کا سامنا تھا یومیہ, جس کی وجہ سے ملک بھر میں گیس کا بحران آیا تھا. فوراً پساکی جو گیس فیلڈ تھی سوئی صدر گیس کی وہ بھی بحال ہو گئی ہے, وہاں سے بھی 100 MMCFD گیس آنا شروع ہو گئی. تو ملک میں جو بڑھتا ہوا گیس بحران تھا اس میں اب پیر سے کمی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے اشرف خان, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. آپ کو براہ راست یہ چلیں گے جہانگیر ترین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وہاں جا کے دیکھیں, وہاں پہ کمپیوٹر لیب بھی نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو بند پڑی ہوتی ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ حکومت نے کمپیوٹر خرید کے بھیج دیے, کھانا پوری کر دی, چلانا پڑتا ہے, پیچھے کرنی پڑتی ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ لودھوا کے تمام کالجز میں ہم کمپیوٹر لیب بنائیں.
और वो कंप्यूटर लैब चल रही है। आज के ज़माने में अगर आप बच्चों को कॉलेज में कंप्यूटर नहीं सिखाते फिर आप उनको क्या सिखा रहे हैं? वो फिर नौकरी लेने के काबिल नहीं होते अगर बच्चे को कंप्यूटर ना आए। यहाँ से हम डिग्री लेके उनको भेज देते हैं, कंप्यूटर को आता नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए जो इस इलाके की ज़रूरत है। साइंस लैब हमने बनाई तमाम हाई स्कूलों में, आधे लोधरा के हाई स्कूलों में हमने साइंस लैब बनाई। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो लगता है कि बड़े बड़े सियासतदान जो है ना उनकी इस पर नज़र नहीं पड़ती। वो चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक और बिल्डिंग बना दो, एक और स्कूल बना दो, बहुत बनाएं, मगर स्कूल के अंदर कोई क्वालिटी की एजुकेशन हो रही है फिर बहुत बढ़ती। फिर ये कहते हैं कि ये साउथ पंजाब के लोग सर्विस में नहीं आ सकते क्योंकि वो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते। भाई साहब मैं इनको ये कहता हूँ पहले मेरिट तो मैं स्कूलों में तो डालो ना, हमें वही स्कूल चाहिए जो बाकी पंजाब की क्वालिटी है, फिर आप देखें हम कैसे आपसे कम्पीट करते हैं। इंशाल्लाह ये एक दिन भी आएगा कि जनूबी पंजाब की अपनी हैसियत होगी। बहुत दफ़ा ये वादे किए गए हैं, मेरा ख्याल है तमाम पार्टी ने वादे किए हैं, तो मैं आपको ये ज़ाती वादा करता हूँ जब तक मैं हयात रहा मेरी पूरी कोशिशें ये होंगी कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो हम बना दें इंशाअल्लाह ताला। मैं सरूर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कितनी अच्छी महफिल लगाई है। जंगल में मंगल लग रहा है इस वक्त, और मैंने इसीलिए आपका और डॉक्टर कुंडी साहब का इन्विटेशन कबूल किया क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, और मैं सियासत से छोड़ के कोई फलाही काम करने का भी ज़्यादा शौक़ रखता हूँ। दरअसल मैंने कहा जब सियासत घर छोड़ के आऊँगा, आज हम सिर्फ समाजी और फलाही काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकत डाले, ये नज़ारे इस वक्त बड़े हों, ये एक तरह का ऐसा जंगल बनेगा कि यहाँ पे जैसे कह रहे थे कि पूरी यूनिवर्सिटी की माहौलियात पे फ़र्क पड़ेगा। आप सबको बहुत मुबारक हो। LPG के बच्चों को मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सलमान नईम साहब हमारे एक यंग लीडर है, इंशाअल्लाह इनका भी जनूबी पंजाब की तरक्की में हिस्सा होगा। मियाँ जहांगीर पहले ही हिस्सा डाल रहे हैं, ये भी लोधरा के रहने वाले हैं, और हम सब लोग मिलजुल के इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम बाकी पंजाब के बराबर लेके आएंगे और फिर रेस लगाएंगे इनसे, इंशाअल्लाह उससे भी आगे निकलेंगे। बहुत मेहरबानी। जहांगीर तरीन मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपको बराह रास्त सिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर में इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 3 रोज़ से बढ़ाकर 6 रोज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो जुमे के रोज़ 6 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। बिलावल भुट्टो कश्मीर में मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में नून लीग की इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज 8 जुलाई से 19 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में नून लीग की इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज 8 जुलाई से 19 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।